हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट सब्जेक्ट के बारे में। इसमें हम लोग जो है 2023 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपका किसका रहेगा? बीयू फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, समझ गए ना। तो सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है हमारा क्या फुल्ली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट समझने में थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आपको एग्जाम फेस करना है तो पेपर को समझना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग 10 में से 7 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। गौर से देखिएगा कौन सा रिपोर्ट का बात कर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का बात कर रहा है। वाज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, एक और बात, ये जो यूएनडीपी है इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पहला, वो भी कौन सा पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा किस साल पब्लिश किया गया था? तो चार ऑप्शन है, इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या है? 1990 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट, ये चीज याद रखिएगा। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा कब पब्लिश किया गया है? 1990 में पब्लिश किया गया है। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस। इस पे गौर कीजिएगा, इनसाइड अर्थ सरफेस। ठीक है, धरती के सतह के अंदर जो हीट ट्रैप्ड है, ठीक है, जो गर्मी है उसके द्वारा आप क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए एक चीज आपको बताते हैं, क्वेश्चन में ये आंसर छुपा होता है। हीट का मतलब क्या होता है? हीट को हम लोग थर्मल भी कहते हैं या थर्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और अर्थ को हम लोग बोलचाल की भाषा में जियो भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या है? जियो और थर्मल, तो जियो थर्मल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, जियो थर्मल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला का सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? लीड मीन्स, लीड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एक चीज आप गौर से देखिए कि लीडरशिप इन एनर्जी चारों में है। ठीक है, आपको क्या करना है? बस ये दोनों पे फोकस करना है, ये इस दोनों का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो हमारा जो है लीड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है? लीड का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आपको एक और बात बताते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जो है लग रहा है कि कुछ और होगा, बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग सोर्स में जो है अलग अलग आंसर अवेलेबल होता है। तो आप मेरे तक बात पहुंचाइए एक वैलिड सोर्स के वैलिड प्रूफ के साथ। ठीक है, आप चाहे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम वगैरह या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर आपका सही रहा वैलिड प्रूफ के साथ तो हम अपने आंसर बदल देंगे। ठीक, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक करना पड़ेगा। ठीक ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? अगर आंसर मॉडिफाई हुआ है तो वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट लिंक, जैसे कि टेलीग्राम वगैरह का लिंक हो गया जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है, समझ गए ना, या फिर व्हाट्सअप चैनल सब का लिंक हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हो गया, अदर चीज का भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखिए, और आंसर कुछ और लग रहा है तो वो भी हमको जो है एक वैलिड प्रूफ के साथ बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन है, हाइड्रोजन ये नहीं है, नाइट्रोस ऑक्साइड भी है, ओजन भी है। हाइड्रोजन हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। और एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। बच्चा कभी कभी हड़बड़ी में टिक मारने में गड़बड़ी कर देता है, तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है? द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए। डीएनए में जो कॉइलिंग होता है वो हमारा किस तरह का होता है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिग जैग, लेफ्ट हैंड, अपोजिट और राइट हैंडेड। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत जो है बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए ये सब डीएनए वगैरह का सवाल आ गया, नहीं तो सिविल इंजीनियरिंग में डीएनए से थोड़ी कुछ लेना देना होता है। तो इसमें से जो हमारा क्या होगा? टाइपिंग ऑफ कॉइल, टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए, वो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? राइट हैंडेड इसका आंसर होगा। 1 का ई का जो आंसर होगा वो क्या होगा? राइट हैंडेड। मेरे अनुसार राइट हैंडेड है, आपको अगर कुछ और लगता है तो आप हमको बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? टोटी पोटेंसी रेफर्स टू। टोटी पोटेंसी एक शब्द है। ठीक है, टोटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है? बात समझ में आ रही है? तो टोटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें चार ऑप्शन दिया, पहला क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर्स इन ए कल्चर। किसी भी कल्चर में फ्रूट से फ्लावर का डेवलप करना, क्या ये टोटी पोटेंसी कहलाता है? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन ए कल्चर मीडियम।
फ्लावरिंग इन ए कल्चर मीडियम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा बेस्ट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन 2 है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन ए कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में हम लोग जो है किसी भी सेल से ऑर्गन का डेवलपमेंट कराते हैं, किसी भी सेल से ऑर्गन का डेवलपमेंट कराते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटी पोटेंसी कहते हैं। बात समझ गए, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है ना, ये बायोलॉजी वाला इधर से जो पोर्शन है, इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक चीज अगर आप जान जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आसानी से बन जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, इन बायोस्टेटिक्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टेकन फॉर स्टडी इज कॉल्ड। ठीक है, बायोस्टेटिक्स में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हम लोग लेते हैं किसके लिए, अध्ययन करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, नहीं पॉपुलेशन कहते हैं, हाँ पॉपुलेशन कहते हैं, ग्रुप नहीं कहते, फ्लॉक भी नहीं कहते। तो बायोस्टेटिक्स में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो लिया जाता है स्टडी करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 पॉपुलेशन। चलिए अगला हमारा क्या कहता है, विद रेफरेंस टू हाइपरलूप। अच्छा ये देखो हाइपरलूप क्या होता है, हाइपरलूप से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा आंसर क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो करेक्ट लिखा हुआ है, कभी कभी इनकरेक्ट भी लिखता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। ये दो ऑप्शन दिया हुआ है हाइपरलूप से रिलेटेड, सॉरी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है हाइपरलूप से रिलेटेड, आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है करेक्ट है। तो हाइपरलूप होता क्या है, एक चीज बताते हैं आपको, हाइपरलूप जो है ना एक तरह का नया टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है काफी तेजी से। बात समझ में आ रही है, हाइपरलूप एक तरह का नया टेक्नोलॉजी है, भविष्य में आने में हम लोग आने वाले समय में हाइपरलूप के बारे में आप और भी ज्यादा जानिएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी भी चीज को काफी तेजी से किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, हाइपरलूप इज ए फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट दैट इंटेंड्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल टू देयर डेस्टिनेशंस एट सुपर स्पीड। ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पीपल को ट्रांसपोर्ट करता है उनके डेस्टिनेशन तक एकदम हाई स्पीड में। चलिए अगला क्या कहता है, फ्रिक्शनल लॉसेज एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आर द मेन इम्पीडेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। क्या कर रहा है कि इसमें जो है फ्रिक्शनल लॉस और हाई मेंटेनेंस जो है ये आपका जो है मेन इम्पीडेंट्स है आपको ये इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में। हाँ तो ये भी बात सही है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 और 2 मेरा सही है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बेस्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, तो हाइपरलूप के बारे में आप जो है और डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपना रिसर्च वगैरह कीजिए नेट पे या फिर अदर सोर्स से पढ़िए, या फिर आप जो है जिस समय सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ होगा कॉलेज में या सेमेस्टर में तो उस समय आप तो पढ़े ही होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अच्छा देखिए फ्लड्स के केस में दो सवाल आता है, एक प्रिवेंटेड आता है, एक कंट्रोल आता है। क्या बोल रहे हैं हम, फ्लड्स के केस में दो चीज आएगा, एक आएगा प्रिवेंटेड, ठीक है, एक आएगा कंट्रोल। तो जब प्रिवेंटेड का बात करेगा तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या, फ्लड को प्रिवेंट करने का अच्छा तरीका है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, ताकि पेड़ का जो जड़ है, रूट्स जो है, जैसे ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है, इसका जो जड़ है ये हमारा क्या करेगा, पानी को पकड़ के रखेगा। बात समझ में आ रही है, तो एफोरेस्टेशन हम लोग करते हैं ताकि हमारा पानी जो है होल्ड करके रखता है जमीन में। उसके बाद हम लोग जो है कंट्रोल का जब बात करेगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। बात समझ गए ना, तो फ्लड के केस में आप दोनों चीज देखिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन में अगर प्रिवेंट का बात करेगा तो एफोरेस्टेशन बोलिएगा, कंट्रोल का बात करेगा तो डैम बोलिएगा फ्लड के केस में। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे हमारा क्या कहता है, फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, प्रिवेंट बोल रहा है तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफोरेस्टेशन आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, बाकी का जो 3 ऑप्शन है वो सब ऐसे ही है, वो किसी काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा जो है लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वो क्या कहता है, विच ISO 14000 सीरीज स्टैंडर्ड रेफर्स टू द गाइडलाइंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इवैल्यूएशन। इसमें से कौन सा जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में हमसे भी गलत हो जाता है, क्या कर रहा है, रेफर्स टू गाइडलाइंस ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कौन सा ISO सीरीज है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे लगता है ISO 14031 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं, इसमें से आपको कुछ टॉपिक्स जो है बोरिंग लग सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ टॉपिक्स जो है आपको बोरिंग लग सकता है। बोरिंग लगने का कारण है क्योंकि इसी ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें सिलेबस अगर आप सही से नहीं पढ़े होंगे तो आपको जानकारी नहीं होगा। इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी सबसे आया हुआ है, ठीक है। या फिर अगर उस सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में आप पहले से नहीं जानते हैं और फुल्ली थ्योरी पेपर है तो वो आपको बोरिंग लग सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज इंटरेस्टिंग हम बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब भी आपको इस चीज को क्या करना है, बार बार देखना है। 2-3 बार आप अगर इस वीडियो को देखिएगा या फिर आप इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपको वो चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन जब जैसे ये जो आपका टिश्यू कल्चर वाला पहला क्वेश्चन है, ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी जानते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बहुत सर दर्द होता है। इस क्वेश्चन में देखो, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है। दूसरा क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या कहता है, डिस्कस इन डिटेल द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस एक क्वेश्चन में हमारा जो है 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट और एनिमल टिश्यू कल्चर के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। और आपको क्या बताना है, यूज ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये 3 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं टिश्यू कल्चर होता क्या है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो है हमारा टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मतलब जहां पे हम लोग तय करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि लैब के अंदर हम लोग चीजों को तय करते हैं कि हमारा जो है टेम्परेचर कितना रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा, ठीक ना, न्यूट्रिएंट क्या रहेगा। तो हम लोग अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। किस चीज को ग्रो कराते हैं, प्लांट के टिश्यू को। प्लांट या एनिमल का कोई भी जिसका टिश्यू होता है, अगर हम लोग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं टिश्यू को, टिश्यू को या फिर सेल को। किसका सेल या टिश्यू, किसी भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन्स का। कभी कभी बायोलॉजिक टर्म है ना, बोलने में हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्लांट ये टिश्यू या सेल या फिर ऑर्गेन को ग्रो कराते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू सेल या ऑर्गेन को ग्रो कराते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यानी कि लैब के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या करते हैं हम लोग, ग्रो कराते हैं टिश्यू सेल या ऑर्गेन को किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग ग्रो कराते हैं तो उसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो भी हम लोग इनडायरेक्टली देंगे, चाहे उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी चाहिए वो भी हम लोग देंगे। तो टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक यूज टू ग्रो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गेन्स इन ए कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है? तो टिश्यू कल्चर हमारा क्या है, एक तरह का टेक्निक है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का टेक्निक है जिसमें हम लोग सेल टिश्यू ऑर्गन्स को ग्रो करते हैं कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाहर, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु के बाहर हम लोग जो है उसका सेल टिश्यू और ऑर्गन्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। अब इस चीज को ग्रो कराने के लिए, इस चीज को उगाने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, कल्टीवेशन सेल्स में हम लोग को जो है न्यूट्रिएंट देना पड़ता है, या फिर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो भी चीज चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए वो सारा सुविधा हम लोग उसको देते हैं। बात समझ में आ रही है? वो सारा सुविधा हम लोग जो है उसमें देते हैं, ठीक। चलिए अगला हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। इस क्वेश्चन में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनिमल और प्लांट टिश्यू के बीच, कल्चर के बीच में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये पांचों अंतर जो है एकदम इंपॉर्टेंट है। एनिमल टिश्यू कल्चर में हमारा क्या होता है, कल्चरिंग सेल्स फ्रॉम एनिमल टिश्यूज, एनिमल के टिश्यू से हम लोग सेल को उगाते हैं, ये सेल को हम लोग पैदा करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सेल टिश्यू और ऑर्गेन्स जो है प्लांट मटेरियल का उसको ग्रो कराते हैं,
ये सोर्स का बात हो गया। न्यूट्रिएंट मीडियम का अगर बात किया जाए, कम्प्लेक्स विथ ग्रो फैक्टर्स, हार्मोन्स एंड सीरम। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, सिंपलर विथ एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन एंड हार्मोन्स। इन्वायरमेंट का अगर बात किया जाए तो इसमें जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच और CO2 दिया जाता है। इसमें अगर बात किया जाए तो स्पेसिफिक लाइट कंडीशन और टेम्परेचर दिया जाएगा। ग्रोथ का अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो है मोनोलेयर या फिर सस्पेंसल कल्चर, इसमें ग्रोथ देखा जाता है। ठीक है, सेल्स का ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है, या तो मोनोलेयर के रूप में होगा या सस्पेंशन कल्चर के रूप में होगा। बात समझ गए। और प्लांट टिश्यू कल्चर में बात किया जाए तो सॉलिड और लिक्विड मीडिया चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक ना, आफ्टर फॉर्मिंग कैलस। एप्लीकेशन का बात किया जाए तो एनिमल टिश्यू कल्चर जो है हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च में, ड्रग टेस्टिंग में, वैक्सीन बनाने में, जैसे दवाई बनाने में, दवाई टेस्ट करने में, वो सब में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एनिमल टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वही चीज यहाँ पे भी है। आपको नया नया तरह का पौधा वौधा बनाना है या फिर पौधा का संख्या को कम जगह में ज्यादा पैदावार करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया ऊपर ऊपर। इसको आप एक बार जो है PDF को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अलग अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन जो वो क्या कहता है, टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। टिश्यू कल्चर का जो है प्रयोग करेंगे एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वो हमारा क्या क्या होगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहला जो है हम लोग किस में करते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन में। ठीक ना, अगर जिस चीज को बीज के सहारे नहीं उगा सकते हैं, उसको हम लोग अगर उगाना चाहेंगे तो वो हम उसके लिए हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को अगर बीज के सहारे हम लोग नहीं उगा सकते हैं तो उसके लिए हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन का प्रयोग करते हैं। डिजीज फ्री प्लांट्स, अगर आप जो है अगर कोई पौधा उगाना चाहते हैं जिसमें कि कोई भी तरह का कीड़ा मकोड़ा ना लगे, फल जो है बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए भी हम लोग जो है टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब आप चाहते हैं ना कि हमारा जो है फल सब्जी वगैरह जो भी है उसका पैदावार बढ़ जाए और नया उसमें वैरायटी देखने को मिले। ठीक है, अभी जैसे आप देखिएगा कि बैगन का जो है, पहले जो है बैगन गोल आता था जिसका कलर पर्पल होता था, फिर ये ग्रीन कलर का आता था। ठीक ना, पहले बैगन क्या आता था, पर्पल कलर का आता था जो गोल होता था, और ग्रीन कलर का जो आता था ये हमारा लॉन्ग होता था। ठीक ना, अभी क्या किया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, नया वैरायटी बनाया गया, दोनों को मिला दिया गया है। अब जो है लंबा और गोल दोनों शेप में आ जाता है, मतलब कंबाइंड होकर नया वैरायटी बैगन का देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमारा किसके तरह से हुआ है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू हुआ है। ठीक है, नया नया ने जो हाइब्रिड प्लांट वगैरह बन रहा है तो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि ये जो है टिश्यू कल्चर का ही देन है। लास्ट हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीसीज। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पेड़ पौधा का स्पीसीज जो है हमारा खत्म होने वाला है, तो आप उसको लार्ज स्केल में उगा के उसको बचा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किस चीज का सर, हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब दवाई उवाई में हम लोग इसका क्या यूज करते हैं। तो देखिए, ड्रग टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू कल्चर मतलब अगर आप किसी एनिमल या किसी को भी अगर आप टेस्ट के लिए लेते हैं, मान के चलो तुम कोई भी दवाई का टेस्ट करोगे बंदर पे चाहे चूहा पे, तो वो मर भी सकता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम लोग जो है उसको इंसान ना लेकर के सिर्फ उसका जो है टिश्यू वगैरह ले लें, ठीक है, अगर हम लोग इंसान ना लेकर के उसका टिश्यू या ऑर्गन लेके उस पर हम लोग दवाई का टेस्टिंग कर ले, तो हमारा क्या होगा, वो जानवर नहीं मरेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये पॉसिबल है किससे, टिश्यू कल्चर की ही मदद से पॉसिबल है। तो ड्रग टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा जो है वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है। वायरस वगैरह के लिए जो वैक्सीन आप बनाते हैं तो वो सब के लिए हमारा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टिश्यू कल्चर इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा हमारा जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, अल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स हो गया। ठीक, तो उसमें भी हमारा जो है टिश्यू कल्चर हेल्पफुल होता है, किसमें, सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। उसके बाद हमारा जो है जीन थेरेपी में भी टिश्यू कल्चर हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपको क्या है, जीन थेरेपी में टिश्यू कल्चर टेक्निक इन एनिमल्स हेल्प्स इन स्टडिंग एंड एडवांसिंग जीन थेरेपी व्हिच कैन ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय करेक्टिंग फॉल्टी जीन्स। ठीक, अगर किसी भी जानवर में चाहे इंसान में आपका क्या हो गया, जीन्स में गड़बड़ी हो गया। ठीक है, जीन्स में गड़बड़ी हो गया, तो जीन्स में गड़बड़ी क्यों हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग जो है टिश्यू कल्चर का हेल्प लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो है मेनली आप टिश्यू कल्चर समझ जाइए कि बिना जो है जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए हुए हम उसके टिश्यू पे रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी तरह का हरकत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जीव जंतु मरेगा नहीं और मेरा टेस्टिंग वगैरह या जो भी चीज हम करना चाहते हैं वो सारा चीज हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए नोट ऑन इंडियाज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब सबसे बड़ा ये सवाल उठता है ना कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है। ठीक है, तो आपका एक चीज होता है नेचुरल रिसोर्सेस। क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब प्राकृतिक संसाधन। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग जो है प्रकृति से बहुत कुछ चाहते हैं। क्या क्या चीज चाहते हैं, फूड चाहते हैं। प्रकृति से हम लोग क्या चाहते हैं, फूड चाहते हैं, फाइबर चाहते हैं, टिम्बर चाहते हैं, लकड़ी वगैरह चाहते हैं, या और भी बहुत सारा चीज चाहते हैं। ठीक, तो हम लोग जो प्रकृति से डिमांड देते हैं इस किस सब चीज का, ये सब चीज का जो हम लोग डिमांड करते हैं प्रकृति से, ये हमारा क्या है, फुटप्रिंट में आ जाता है। किस चीज, कौन सा फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आता है। हम लोग जो प्रकृति से नेचुरल रिसोर्सेज से जो डिमांड करते हैं, फूड, फाइबर, टिम्बर, ये जो भी चीज का डिमांड करते हैं, वो हमारा क्या है, एक तरह का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी वेस्ट बना जारी करते हैं, या फिर हम लोग जो कार्बन इमिशन करते हैं, ठीक है, वो भी हम चाहते हैं क्या, कि वो प्रकृति अपने आप ले ले। ठीक है, उसको प्रकृति क्या करे, अपने अंदर संभाल ले। तो वो भी आपका क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपका दो तरह का चीज होता है। पहला कि आपको जो प्रकृति से आप डिमांड करते हैं फूड, फाइबर, टिम्बर का, वो भी आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आ जाएगा। दूसरा, आप जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रकृति अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, वो भी आपका क्या आएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आप समझ गए, पहला कि हम लोग जो प्रकृति पे डिमांड करते हैं कि हमको भाई लकड़ी चाहिए, हमको खाना चाहिए, तो वो सब आपका क्या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। ठीक ना। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहता है, इंडियाज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिप्रेजेंट्स डिमांड। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड। उसका जो पॉपुलेशन है वो प्लेस कर रहा है किस पे, नेचर पे। ठीक है, यानी कि प्रकृति पे जो वो डिमांड रख रहा है, भाई हमको क्या क्या चाहिए, हमको जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट जनरेट करते हैं, जो वेस्ट जनरेट करेंगे तो हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, और जो हमको चाहिए वो चीज तो हमको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, द फुटप्रिंट इज मेजर्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर्स। इसको नापा जाता है ग्लोबल हेक्टेयर्स में। इसमें हमारा जो इंक्लूड्स एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, फाइबर, टिम्बर, ये सब चीज जो है इसमें नापा जाता है। बात समझ गए। और वो चाहता है कि हमारा जो है फूड, ये जो फुट प्रिंट है ये हम लोग किस में नापते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो इकोलॉजिकल फुट प्रिंट है उसमें हम लोग ये नापते हैं किस में, ग्लोबल हेक्टेयर्स में नापते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि हमारा क्या है, जो भी वेस्ट है, कार्बन है, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। अब इसमें हमारा क्या होता है, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो कई सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें का आपका सबसे पहला हो गया पॉपुलेशन प्रेशर। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा, लो रहेगा। इंडिया के अंदर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड जो है जरूरत से ज्यादा पड़ रहा है नेचर पे, और नेचर पे तो बहुत कुछ ग्रो हो नहीं रहा है, क्योंकि नेचर अपने आप में स्थिर है, और पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, लो है। कार्बन इमिशन का बात किया जाए तो हमारा जो है कार्बन इमिशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी के समय में क्या देखिएगा, कार्बन इमिशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कि हमारा जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे बहुत असर पड़ रहा है। एग्रीकल्चर डिमांड का बात किया जाए, ठीक है, तो हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर प्लेसेस प्रेशर ऑन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक ना, हम लोग जो है एग्रीकल्चर का जो भी जगह है, पानी के संसाधन, ये सब पे हम लोग जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक, उसके बाद चैलेंजेस का बात किया जाए तो इंडिया फेसेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सच एज डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी एंड पॉल्यूशन विच इंक्रीजेस इट्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इंडिया में जो है क्या क्या होता है, बहुत तरह का चैलेंजेस है कि यहाँ पे पेड़ पौधा भी कट रहा है, सॉइल का क्वालिटी घट रहा है, पानी का जो है स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे बहुत गहरा असर पड़ता है। बात समझ में आ गई। इससे हमारा क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा क्या हो गया कि हम लोग चाहते हैं कि भविष्य भी हमारा बना रहे। ठीक है, भविष्य भी बना रहे, और अभी जो वर्तमान में जरूरत है वो भी पूरा हो जाए। ठीक, तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा भविष्य में भी हमारा जो भी एनर्जी वगैरह है वो सब चीज जो है हमारा भविष्य के लिए भी बना रहे और अभी भी पूरा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का बैलेंस बहुत जरूरी है।
चलिए अगला सवाल हमारा क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपा जो है 1986 में आया था, उसका साइलेंट फीचर्स बताना है आपको। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईपा कहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था, 1986 में आया था। इसका साइलेंट फीचर बनाना है। अब देखो कि इसको जो है ना तुम अपने मन से भी समझ सकते हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मतलब हमको क्या करना है, पर्यावरण को बचाना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में हमको क्या करना है, पर्यावरण को बचाना है। अब पर्यावरण को हम लोग कैसे बचाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी नियम कानून तय किया गया था, सबसे पहली कब, 1986 में जब ये नियम कानून तय हुआ था पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके बारे में आपको ये इसका एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो है इसमें से इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको बता देते हैं। क्या कहता है हमारा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपा जो है 1986 में आया था, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रूपरेखा तैयार किया गया था, हम इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं और उसको कैसे उसका जो है क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या क्या खासियत था, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब इसको करने का मकसद क्या था, ताकि हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके और नेचुरल रिसोर्स को बचा सके। ये जो ईपा आया था, कब आया था, 1986 में। इसका करने का क्या पहला मकसद था, ताकि हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सके और इन्वायरमेंट का क्वालिटी को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। इसलिए ये ईपा किया गया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था। बात समझ गए। दूसरा हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गया था। अब जब ईपा आया था तो हमारा क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा पावर मिल गया था, आपके हाथ में ही सारा कंट्रोल है, आप कैसे प्रकृति को बचाइएगा, क्या नियम कानून बनाना चाहते हो, वो सब आप ही के हाथ में। ठीक। उसके बाद हमारा जो है इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स तय किया गया था, ठीक ना, कि हमारा जो है एयर की का क्वालिटी कितना होना चाहिए, वाटर में, वाटर सॉइल नॉइज, ये सब का एक स्टैंडर्ड तय किया गया था। अब जैसे कि अगर पानी में बहुत ज़्यादा हार्डनेस होगा तो पानी को हम लोग नहीं पियेंगे। बात समझ में आ रही, पानी में बहुत ज़्यादा क्लोराइड का मात्रा होगा या फ्लोराइड का मात्रा होगा तो उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। एयर में कितना पॉल्यूशन चलेगा, कितना पॉल्यूशन नहीं चलेगा, नॉइस का कितना लेवल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सबका एक स्टैंडर्ड तय किया गया था इसमें। ठीक है, किसमें, ईपा में। चौथा काम क्या हुआ था, रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज। आपका जो भी पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, मतलब किसी भी फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं निकल रहा है या जो हजार्डस मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए एक नियम कानून तय किया गया था कि आप इतना ही मात्रा में कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद इंस्पेक्शन एंड पेनल्टीज, और उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने क्या किया था, एक टीम का गठन किया था, जो कि क्या करेगा, जगह जगह जाके इंस्पेक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, और अगर वो नियम कानून फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर फाइन भी लगाया जाएगा, साथ साथ जेल भी भेजा जाएगा। ठीक है। तो इन्वायरमेंट में आप कोई भी चीज नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपका उसका एक लिमिट है, बहुत ज्यादा अगर मात्रा में आप कर रहे हैं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। समझ गए। उसके बाद लास्ट में हमारा आता क्या, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। इसमें जो है लोगों को जागरूक किया गया और उसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया कि आप जो है ध्यान रखिए अपने प्रकृति का आप भी। ठीक ना। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इंपावरिंग लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज को जो है पावर दिया गया कि भैया आपका ये इलाका जो है आपका है, आपको अपने इलाका में क्या करना, आपके अपने ज्यूरिसडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और अपना प्रकृति को बचा के रखना है। तो ये हमारा क्या था, ऊपर ऊपर 6-7 पॉइंट था, 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें हमने 7 पॉइंट आपको बता दिया ईपा से रिलेटेड। आपको याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ईपा हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ईपा ऑफ 1986 सर्व्स एज कम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में जो है प्रकृति को बचाने के लिए जो भी पर्यावरण के लिए नियम कानून तय किया गया था, उसका जो है एक ऊपर ऊपर ढांचा है या रंग रूप है, जो कि 1986 में लाया गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईपा कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट वेयर द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको डिटेल में बताना है, तो डिटेल में बताना है तो आप जितना बता सकते हैं आप देख लीजिए अपना। सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, अच्छा सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारा क्या था कि हमारा जो है 18वीं सदी के अंत में, ठीक है, 18वीं सदी के अंत में, लेट मतलब अंत में, 18वीं सदी के अंत में हमारा जो है दुनिया भर में जो है इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया था। ठीक ना। 18वीं सदी के अंत में हमारा जो है दुनिया भर में इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया था, इस चीज को हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अभी आपका क्या हो रहा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, अभी के समय में हमारा क्या हो रहा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। डिजिटल रिवॉल्यूशन करने का मतलब हर चीज डिजिटल हो रहा है। आपको जो है किसी को पैसा भेजना है तो डिजिटली भेज रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो डिजिटली भर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई खाना या कुछ भी ऑर्डर करना है तो डिजिटली आप मंगा रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? बिजली का बिल भरना है तो डिजिटली आप भर रहे हैं, तो हर काम हमारा क्या हो रहा है, डिजिटल मीडिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल रिवॉल्यूशन। उसी तरह से हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, हर काम हमारा जो है इंडस्ट्री से के थ्रू हो रहा था, मतलब हर चीज के लिए हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे थे। आपको पेन बनाना, इंडस्ट्री लगाओ, जहाज बनाना, इंडस्ट्री लगाओ। ठीक है, आपको जो है जूता बनाना है, इंडस्ट्री लगाओ, कोई भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आप क्या कर रहे थे, इंडस्ट्री लगा रहे थे। ठीक है, ये कब हुआ था, लेट 18th सेंचुरी में हुआ था। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब जो है आपसे सवाल ये कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट, मतलब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्री वगैरह जो लग रहा था, इसका हमारे जो है सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा था, और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, इससे हमारा जो है अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा था, उस चीज के बारे में आपको बताना है। बात समझ गए? तो ये हमारा क्या है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच बिगेन इन द लेट 18th सेंचुरी, याद रखिएगा कब शुरू हुआ था, लेट 18th सेंचुरी में हुआ था। ये जो है ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, हमारे जो समाज का रूपरेखा कैसे बदल दिया, इंट्रोड्यूसिंग मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन एंड चेंजिंग इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। क्या कह रहा है कि हमारा जो 18th सेंचुरी के अंत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इससे हमारा क्या हो गया कि सोसाइटी को टोटली जो है बदल के रख दिया। कैसे बदल के रख दिया, हर काम को करने के लिए मशीन तैयार किया गया, और हर काम जो है फैक्ट्री में हमारा होने लगा, तो जिस वजह से हमारा क्या हो गया कि हमारा जो है समाज का सोशियो इकोनॉमिक, समाज का रूपरेखा बदला, और लोगों का जो है आर्थिक व्यवस्था भी बदलना शुरू हो गया। आर्थिक व्यवस्था कैसे कैसे बदला, आइए उस सबको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन तो आप समझ रहे हैं, आप सुने होंगे कि लोग जो है गांव में अगर नौकरी नहीं मिलता है तो शहर की तरफ जाते हैं। शहर क्यों जाते हैं, शहर में हमारा क्या होता है, फैक्ट्री होता है, इंडस्ट्री होता है, वहां पे उसको क्या मिलता है, काम मिलता है। तो जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो मतलब फैक्ट्री लग रहा था। ठीक है, तो फैक्ट्री लग रहा था मतलब वहां पे उसको जो है जॉब हो रहा था, और जिस वजह से हमारा जो है शहर ग्रो कर रहा था। ठीक है, लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर जा रहे थे, क्योंकि वहां पे फैक्ट्री में उसको जॉब मिल रहा था, और जिस वजह से हमारा जो है शहर वगैरह ग्रो कर रहा था। शहर ग्रो करता है, उसी चीज को क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। चलिए, ओवर क्राउडेड सिटीज लेड टू पुअर लिविंग कंडीशन। अब जो है कि अब जो अचानक से जो किसी शहर में जनसंख्या बढ़ गया, ओवर क्राउडेड मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया, तो इसकी वजह से हमारा जो है सही से रहना नहीं हो पा रहा था, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं था, हेल्थ केयर का सबका सुविधा नहीं था। बात समझ में आ रही है? ये सब चीज हमारा जो है होना शुरू हो गया। सबसे पहले अर्बनाइजेशन हुआ। दूसरा चीज हमारा क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आपको तो एक बात समझ में आ रहा है कि हमारा जो है अगर फैक्ट्री वगैरह लगेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, और हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग कोई भी चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, सस्ता से सस्ता मिलेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर तुम जो है कोई सामान जो है वो एक बनाते हो, कोई एक सामान बनाते हो, ठीक, तो वो उसको एक सामान बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन अगर तुम मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हो, मतलब एक बार में जो है 1000 2000 सामान बनाते हैं, तो उसको बनाने में हमको क्या आएगा, खर्चा कम आएगा। ठीक है, तो मास लेवल प्रोडक्शन की वजह से हमको क्या मिलने लगा, उसका सामान का रेट जो है सस्ता पड़ने लगा। ठीक, तीसरा हमारा क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब लोगों को जो है रोजगार मिलने लगा। ठीक है, रोजगार मिलने लगा तो उससे हमारा क्या होगा, बच्चा औरत सबको रोजगार मिलने लगा। ठीक है, तो अब रोजगार मिलेगा तो उससे हमारा क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो स्वाभाविक है इंसान का क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेजेस इंप्रूव्ड ओवर टाइम। ये जो हमारा जो है रोजमर्रा का जो भत्ता था वो भी हमारा जो है समय के साथ बढ़ते गया। ठीक है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होने लगा। पैसा आएगा तो तुम समझ रहे हो ना कि आप लोगों का जो है रहन सहन भी बदलता है। चलिए, हमारा क्या, राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो आदमी होता है उसका भी राइज होने लगा। ठीक है, अब वो जो है मैनेजर बनने लगा, ओनर बनने लगा, प्रोफेशनल्स बनने लगा। ठीक है, तो ये सब जो है उसका फायदा होने लगा। मिडिल क्लास बिगन टू डिमांड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म। मिडिल क्लास जो है पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म मांगने लगा। लेबर मूवमेंट और रिफॉर्म होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, लेबर मूवमेंट और रिफॉर्म होना शुरू हो गया, मतलब कि हमारा क्या हो गया कि मजदूर लोग अब डिमांड करने लगे जब नौकरी मिलने लगा। देखो पहले क्या होता है कि अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको बस एक ही चीज चाहिए होता है, जॉब। अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसको क्या चाहिए, सिर्फ जॉब से मतलब होता है। और जब जॉब मिल जाता है तो वो क्या देखता है, फैसिलिटीज देखता है फिर।
बात समझ में आ रही है? जब तक उसको जॉब नौकरी नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ जॉब के बारे में देखता है, और जब जॉब मिलने लगता है तो वो किस चीज़ के बारे में देखता है, फैसिलिटीज़ के बारे में देखता है कि हमारा जो है बेटर वेजेस होना चाहिए, मतलब हमको जो है सैलरी अच्छा मिलना चाहिए, हम जो है 8 से 10 घंटा ही काम करेंगे, 15-20 घंटा काम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा सेफ्टी का क्या बात है, वो सब चीज़ पे फिर सवाल उठना शुरू हो जाता है। ठीक, तो हमारा जो है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो जॉब मिलने लगा, तो लोग जो है फिर फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात करने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है कुछ लेबर लॉज भी बनाया कि भाई हमारे यहाँ जो भी मजदूर लोग काम करेगा उसका भी कुछ हक होना चाहिए, अभी नहीं कि आप उससे जो है 20-20 घंटा जो है काम करवा रहे हैं और मजदूर मर गया। ठीक है, तो लेबर लॉज जब बना तो हमारा जो टाइम वर्क कितना देर का होगा, काम कितना घंटा करना है, ठीक है, या फिर हमारा जो है ये संडे को छुट्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब वीक में एक दिन छुट्टी, ठीक ना, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, उसके बाद हमारा जो मिनिमम वेजेस कम से कम कितना सैलरी पड़ना चाहिए, ये सब पे जो है गवर्नमेंट ने आके नियम बनाना शुरू किया। उसके बाद क्या कहता है, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड एडवांसमेंट, हमारा जो है नया नया टेक्नोलॉजी आया और हमारा जो है इम्प्रूवमेंट वगैरह देखने को मिला। ठीक, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हमारा जो है रेल रोड बनना शुरू हो गया, मतलब रेलवे आना शुरू हो गया। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारा जो है टेलीग्राफ आना शुरू हो गया, अभी ना मोबाइल आ गया, पहले जो है टेलीग्राफ आना शुरू हो गया था। तो ये सब चीज़ हमको जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से मिला। ठीक है, लास्ट में हमारा जो इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ने लगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। आप स्वाभाविक है भाई, इतना ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री लग रहा है तो पॉल्यूशन होबे करेगा, पेड़ पौधा भी कटेगा ही, डिफॉरेस्टेशन होगा, जंगल काटा ही जाएगा, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा, तो ये सब चीज़ भी हमारा जो है इन्वायरमेंटल पे असर पड़ने लगा, किसके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। तो अगर आप ओवरऑल बात किया जाए, अगर हम लोग जो है क्या करें, ओवरऑल बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ चेंज करके रख दिया, मतलब लोगों को रोजगार मिलने लगा, पैसा आया तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। ठीक है, सोसाइटी में क्या हुआ, पेड़ पौधा कट गया तो हमारा जो पॉल्यूशन वगैरह बढ़ने लगा, तो ये सब चीज हमको जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द टेक्निक्स अडॉप्टेड फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। आपको क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करने के लिए, गौर से पढ़िएगा, ये जो शब्द है क्या है, रिडक्शन है। बात समझ में आ रही है? ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक है, ठीक ना, हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है इसका प्रोडक्शन कम हो, ठीक ना, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक है वो चीज आपको बताना। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन सिविल इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज। ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन कम हो, ग्रीन हाउस गैस जैसे क्या हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सबका प्रोडक्शन कम हो, उसके लिए जो सिविल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी को लाया जाता है। ठीक ना, तो इसमें हम लोग एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग बिल्डिंग विद पैसिव हीटिंग कूलिंग एंड लाइटिंग टू रिड्यूस रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्सेज। हम लोग ऐसा बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें कि ऑटोमेटिक गर्मी एब्जॉर्ब कर सके, ठंडा रहे, रोशनी आए। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको बताते हैं, जब पहले के ज़माने में आप देखिए होगा कि हमारा जो घर होता था पहले के ज़माना में, ठीक ना, तो उसमें हमारा क्या था, सनलाइट आता था जिससे रोशनी मिल जाता था, खिड़की बड़ा बड़ा होता था जिससे हवा लग आ जाता था। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग कहते थे। अभी क्या है, अगर आपको हवा चाहिए तो फैन चलाना पड़ेगा, एसी चलाना पड़ेगा, रोशनी चाहिए तो आपको बल्ब जलाना पड़ेगा। तो ये सब चीज को खत्म करके जो हमारा पुराना वाला सिस्टम था जिसमें हम लोग पैसिव हीटिंग कूलिंग लाइटिंग सबका सुविधा देते थे, वो हमारा क्या हो गया, एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग डिजाइन हो गया। दूसरा क्या है, नेचुरल वेंटिलेशन को हम लोग बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए हम लोग बात करते हैं, इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन से बचाने के लिए हम लोग जो है किस चीज़ का बात करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग वगैरह का बात करते हैं कि हम लोग जो है इको फ्रेंडली घर बनाएंगे जिससे कि हमारा क्या होगा, एनर्जीज पे असर नहीं पड़ेगा, लो कार्बन सीमेंट का प्रयोग करेंगे, फ्लाई एश का प्रयोग करेंगे कंक्रीट में, ठीक है, रिसाइकल्ड स्टील का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये सब चीज यानी कि हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इको फ्रेंडली मटेरियल को प्रयोग करेंगे। प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को हम लोग बढ़ावा देंगे, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस कम हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट। प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट किसको कहते हैं, जो कि हमारा जो है पहले से बना हुआ है, जैसे कि अगर तुमको पिलर बनाना है तो पिलर पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसको ले जाके वहां पे चुपचाप क्या करेंगे, गाड़ देंगे। बात समझ में आ रही थी? इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री फैब्रिकेटेड टेक्निक कहते हैं। ये सब चीज हमारा देखने को मिला। फिर साथ साथ हमको क्या देखने को मिला, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन वगैरह भी देखने को मिला है।
ठीक है। तो ये सब चीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन जो है, मतलब इसका जो है जो हमको ग्रीन हाउस गैस में जो प्रॉब्लम हो रहा था सोसाइटी पे, उसको कम किया जा रहा है। इनकॉर्पोरेटिंग सोलर पैनल्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, जियोथर्मल सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो है एनर्जी सोर्सेस को एनर्जी सोर्सेस पे हमारा जो है बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़े, यानी कि नेचुरल एनर्जी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर नेचुरल एनर्जी को बढ़ावा देंगे तो हमारा क्या होगा, ग्रीन हाउस जो है वो उसका असर जो है कम हो जाएगा। चलिए, इंस्टॉलिंग एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम, जैसे कि एलईडी लाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, हवाक सिस्टम लाया गया है ताकि हमारा क्या है, पावर डिमांड कम हो सके। देखिए, आपको मोटा मोटी बात समझिए, अगर आप ग्रीन हाउस इमिशन को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम करना पड़ेगा। मोटा मोटी बात यही है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो ग्रीन हाउस इमिशन कम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग नहीं करेंगे तो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, आप जो है नेचुरल सोर्स पे डिपेंडेंट रहिएगा। आप किस पे डिपेंडेंट रहिएगा, नेचुरल सोर्स पे आप जो है डिपेंडेंट रहिएगा। ठीक है, यानी कि सूर्य पे, हवा पे, ठीक ना, तो वो सब चीज पे आप डिपेंडेंट रहिए, ताकि हमारा क्या हो सके, ग्रीन हाउस गैस जो है उसका असर कम पड़ सके। उसके बाद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, हम लोग जो है क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग जो है पैदल चल सकते हैं, साइकिल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है अभी के समय में बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करेंगे। ठीक, ताकि हमारा जो है कार्बन का एमिशन कम हो सके। कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोरेज, सीसीएस का बात करेंगे। यूजिंग सीसीएस टेक्नोलॉजी, हम लोग सीसीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन को जो है भारी मात्रा में कम किया जा सकता है। उसके बाद ग्रीन रूफ्स एंड वर्टिकल गार्डन्स को बढ़ावा देंगे। बात समझ में आ रही है? हम लोग किस चीज़ को बढ़ावा देंगे, ग्रीन रूफ्स और वर्टिकल गार्डन्स को बढ़ावा देंगे। मतलब हम लोग जो है बालकोनी में पेड़ पौधा वगैरह लगाएंगे, ताकि हमारा जो है गार्डन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, एयर का क्वालिटी अच्छा होगा। बात समझ गए ना? तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग काम करेंगे। उसके बाद हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग पे भी काम करेंगे, कि हमारा जो भी वेस्ट चीज़ है, जो बिल्डिंग वगैरह से आता है, डिमोलिश्ड बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग टूटने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, उस सबको हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे और उसको दोबारा से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ गए? तो इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम, वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारा जो भी यूजेबल एनर्जी है, ठीक है, वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल एनर्जी में। तो ये सब काम हम लोग करेंगे, ताकि हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी हमारा जो है प्रॉब्लम है, वो सब हमारा क्या हो सके, कम हो सके। ग्रीन हाउस गैस का जो भी इफेक्ट है वो सब क्या हो सके, कम हो सके। चलिए, अगला क्या कहता है, व्हाट आर द मेथड्स टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या मेथड है। अब सवाल ये उठता है कि सस्टेनेबिलिटी है क्या चीज। तो देखिए, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो प्रेजेंट डिमांड है, ठीक ना, अगर आपका जो प्रेजेंट डिमांड है, प्रेजेंट डिमांड भी पूरा हो जाए, ठीक है, और आप जो है फ्यूचर के लिए भी उसको बचा ले, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो भी प्रेजेंट डिमांड है वो भी पूरा हो जाए और फ्यूचर के लिए भी बच जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी। मतलब जैसे कि अगर मान के चलिए हमारा जो है पेट्रोल कम है, ठीक है, अगर हमारा जो है पेट्रोल का मात्रा धरती पे कम है, तो हम लोग जो है अभी जो प्रेजेंट में पेट्रोल का डिमांड है उसको भी पूरा कर ले और भविष्य के लिए भी पेट्रोल बचा ले, उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हमारे पास मेथड्स का बात पूछा जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी के लिए मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो है रिसोर्स इफिशियंसी है, मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज यूज बाय प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग। देखिए, अगर आप क्या करते हैं, रिसोर्स को अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कि आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रिड्यूसिंग वेस्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, रिसोर्स इफिशियंसी रहेगा। बात समझ गए? और इससे आपका क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी में मदद मिलेगा। ठीक, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारा जो है एनर्जी बचेगा, तो हमारा क्या होगा, भविष्य के लिए एनर्जी मेंटेन रहेगा, जिसकी हमारा सस्टेनेबल रहेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अगर बात किया जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब अगर आप कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं,
अगर आप सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं किसमें, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, क्रॉप रोटेशन कीजिए, पानी बचाने का काम कीजिए, तो हमारा क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी आएगा। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम इस्तेमाल कीजिए, पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल जो है कम कीजिए, ताकि हमारा जो है सॉइल और वाटर क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक, इसके अलावा हम लोग सस्टेनेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स बना के ला सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स में हमारा क्या होगा कि हम लोग जो है कुछ ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब बिजली उजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेचुरल लाइटिंग होगा, ग्रीन रूफ होगा, मतलब वो ऑटोमेटिक ठंडा रहेगा, रेन वाटर जो भी हमारा बरसात का पानी आएगा उसको बचाने का काम करेंगे। यानी कि हम लोग जो है ग्रीन बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी यानी कि भविष्य बचा हुआ रहेगा। चलिए अगला चीज जो है हमारा सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बायोडायवर्सिटी को बचाने का कोशिश करेंगे। हमारा जो भी प्रजाति विलुप्त हो रहा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, हमारा जो भी प्रजाति विलुप्त हो रहा है उसको बचाने का काम करेंगे। रिफॉरेस्टेशन का काम करेंगे, पेड़ पौधा लगाने का काम करेंगे, ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है बना रहे। ठीक ना, तो ये हम कर सकते हैं भविष्य के लिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, पानी को बचाने का काम करेंगे। जैसे कि हमारा जो बरसात का पानी होगा, रेन वाटर, उसको बचाने का काम करेंगे। वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो इरिगेशन में ये इस्तेमाल हो सके सही से। वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, ताकि हमारा जो पानी भविष्य के लिए बचा रहे। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे। हम लोग जो है क्या करेंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, और रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब हम लोग ऐसा मटेरियल तैयार करेंगे जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा पॉल्यूशन क्या रहे, कंट्रोल में रहे। चलिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन और अवेयरनेस में हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन और अवेयरनेस में हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग लोगों को जाके जो है शिक्षा देंगे और समझाएंगे कि भैया आप जो है अपना जिम्मेदारी निभाइए और प्रकृति को बचाइए। बात समझ में आ रही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। एसडीजी को हम लोग प्रमोट करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भैया अभी जो है हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारे पास जो भी रिसोर्स है, इसको आप लिमिट में खर्चा कीजिए। ठीक ना, इसको आप क्या कीजिए, लिमिट में खर्चा कीजिए, ताकि ये हमारा जो है फ्यूचर के लिए बचा रहे। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। हमारा जो भी संसाधन है उसको हम लोग लिमिट में खर्चा करेंगे, ताकि वो भविष्य के लिए बचा रहे। वही हमारा क्या है, सस्टेनेबिलिटी है। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या कहता है, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन शेपिंग द वर्ल्ड। बात समझ में आ रही है कि हमारा जो है सिविल इंजीनियर का, ये सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग मेनली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। क्या क्या कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इन्वायरमेंट को बचाते हैं, ठीक है, डैम वगैरह बनाते हैं। तो ये सब चीज हम लोग बनाते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, दुनिया बदल सके। बात समझ में आ रही है, तो दुनिया बदलने में सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है, वो चीज आपको बताया गया है। वही चीज आपको कहा गया है लिखने के लिए। ठीक ना, दुनिया बदलने में सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है, उस पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहला बात है भैया कि अब आपको तो एक बात क्लियर ही होगा कि दुनिया अगर आपको बदलना चाहिए, बिना सिविल इंजीनियरिंग का होगा नहीं। जितना भी हमको कोई भी काम के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहा है, फंडामेंटल रोल इन शेपिंग सोसाइटी एंड इनहेंसिंग क्वालिटी लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, हमको जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए। अगर मान के चलो रोड है, रोड है तभी तो सामान हमारा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। रोड है तभी तो सामान हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। रेल है तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, मतलब अगर आप अभी चाहें तो किसी से बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है, इसके वजह से हम ये सब चीज जो हमारा देखने को मिलता है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, दुनिया बदल रहा है, सोसाइटी हमारा जो है चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है किसके वजह से, सिविल इंजीनियर की वजह से। रोड हो गया तो आपको सोसाइटी में चेंज हो गया, आप कहीं से भी बैठे बैठे 2 से 4 घंटा में दूर से दूर जा सकते हैं। हम लोग जो है एयरप्लेन की मदद से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम टाइम में जा सकते हैं। किसी से बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। बिजली बिल आप बैठे बैठे जमा कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट से। तो ये सब चीज जो है, ये सब चीज हो रहा है। इसमें से जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, उसमें हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मेन हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं।
सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, डैम वगैरह का सुविधा हम लोग दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है शहर बसा रहे हैं। शहर बसाने में हम लोग जो उसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या मूलभूत सुविधा चाहिए, कैसे कैसे हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, शुद्ध पीने का पानी मिले, शहर सब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। ठीक है, शहर सब जो हम लोग बसा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो है हरियाली वगैरह भी रहे, वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा इधर उधर ना फेंका जाए, तो ये सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सिविल इंजीनियरिंग से ही होता है। समझ गए। उसके बाद वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग जो है डैम का बनाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, पानी को स्टोर करके रख सके, जब सुखाड़ पड़ेगा तो पानी छोड़ दिया जाएगा, जब आपका फ्लड का समय आएगा तो पानी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग जब पानी को कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से, ठीक ना, और उसके बाद हम लोग पानी को कंट्रोल करके क्या करेंगे, जब हमारा प्रकृति पे सुखाड़ पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर सब आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पानी को छोड़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए। अगला हमारा इसमें से पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम लोग जो है क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को बचाने का भी काम करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग क्या करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक ना, कि ग्रीन बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, इन्वायरमेंट पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम पड़ सके। इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम पड़ेगा तो किस में फायदा होगा, कार्बन इमिशन में फायदा होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में फायदा होगा। आप समझ गए। उसके बाद डिजास्टर रिजाइलेंस, सिविल इंजीनियर्स डिजाइन स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि मान के चलिए सिविल इंजीनियर जो है वो क्या करता है, कुछ ऐसा बिल्डिंग वगैरह बनाता है जो कि अर्थक्वेक को, जो भी नेचुरल डिजास्टर है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वैसे कंडीशन में हमारा घर टिका हुआ रहे, उसके लिए क्या करता है, डिजास्टर रिजाइलेंस को भी बढ़ावा देता है, कौन, सिविल इंजीनियर। अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके बाद हम लोग जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बताते हैं। जैसे अभी जो है अर्थक्वेक बिल्डिंग जो भी बनाया जा रहा है, तो उससे हमारा क्या होता है, अगर भूकंप आता है तो हमारा बिल्डिंग गिरता नहीं है, नहीं तो कभी कभी हमारा जो है भूकंप आने की वजह से बिल्डिंग वगैरह गिर जाता है तो वो और ज्यादा नुकसानदायक होता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब नया नया टेक्नोलॉजी जो है आ रहा है और हम लोग जो है नया नया चीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए प्री फैब्रिकेशन आ गया, 3D प्रिंटिंग आ गया, डिजिटल ट्विंस आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ से हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इम्प्रूव कर रहा है। एडवांस मटेरियल्स का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी बढ़े, ड्यूरेबिलिटी मिले, सस्ता से सस्ता कंस्ट्रक्शन हो सके, ये सब चीज़ पे हम लोग जो है लगातार काम करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। इनलिस्ट द मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल्स ऑफ इंडिया, यहाँ से अब आप जो है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो आपका एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब यहाँ से आप मन लगा के देख सकते हैं, अपने आप को रिचार्ज कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग मार्वल्स ऑफ इंडिया, आपको जो भी है भारत में इंजीनियरिंग मार्वल्स है उसका आपको लिस्ट बनाना है, मतलब क्या क्या नया अजूबा बना हुआ है। जैसे इसमें सबसे पहला चीज जो है वो क्या है, बांद्रा बोरीवली सी लिंक हो गया, दूसरा हमारा हो गया चेनाब ब्रिज हो गया, तीसरा हो गया स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गया। ठीक है, फिर दिल्ली मेट्रो हो गया, फिर अटल टनल हो गया, सरदार सरोवर डैम हो गया, भाखड़ा नंगल डैम हो गया। तो ये सब हमारा जो है इंजीनियरिंग मार्वल्स है इंडिया का, मतलब अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा चीज जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि हमारा क्या उसके शानो शौकत बढ़ा सके। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसमें से एक को आपको डिटेल में डिस्क्राइब भी करना था, तो हम लोग जो है बांद्रा बोरीवली सी लिंक को डिस्क्राइब करने वाले हैं। बांद्रा वोरली सी लिंक जो है हमारा क्या ऑफिशियली नेम्ड एज राजीव गांधी सी लिंक, बांद्रा वोरली सी लिंक का ऑफिशियल नाम क्या है, राजीव गांधी सी लिंक है। ये एक तरह का आइकोनिक केबल स्टेट ब्रिज है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, आइकोनिक केबल स्टेट ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है बांद्रा को, किससे कनेक्ट करता है, वोरली इन मुंबई से कनेक्ट करता है। ये 5.6 किलोमीटर लंबा है और इस स्पैन्स द अरेबियन सी, सर्विंग एज ए वाइटल रूट टू सी कंजेशन ऑन द बिजी रोड्स ऑफ मुंबई। ठीक ना, ये जो है वाइटल रोल देता है ताकि हमारा जो है मुंबई के बिजी रोड से सुविधा मिले और हम लोग जो है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ठीक, इसमें अगर बात किया जाए इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स का, ठीक है, द ब्रिज फीचर्स ए यूनिक केबल स्टेट डिजाइन, हमारा जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट का बात किया जाए, ब्रिज में हमारा क्या एक तरह का यूनिक केबल स्टेट डिजाइन है जो कि सपोर्ट करता है टू मासिव पाइलन्स
दैट आर 128 मीटर हाई एलिवेशन टू ए 43 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा अगर आप डिस्क्राइब कीजिएगा, या नहीं तो आप कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिल्ली मेट्रो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपको जो आसान लगा आप उसको कीजिए। कंस्ट्रक्शन चैलेंज, इसको जो है बनाने में क्या क्या 15 गोड़ी बोली सीलिंग को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आया था। ठीक है, आपको जो है अरेबियन सी में कंस्ट्रक्शन करना था, जो कि एक अपने आप में चैलेंज है, समुद्र के अंदर कंस्ट्रक्शन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। वहां पे हाई टाइडल वेव्स आ रहा था बनाने समय, उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेजी से हवा भी चल रहा था। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज भी करना था, तो ये सब हमको जो है इसका निर्माण के समय चैलेंजेस देखने को मिला। ठीक, उसके बाद बेनिफिट क्या होगा इससे, द सी लिंक रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम, ये जो नया सी लिंक बन रहा है ये क्या करेगा, ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करेगा, किसके बीच में, बांद्रा और वोरली के बीच में। पहले ये जो है 1.5 घंटा लगता था, 60 से 90 मिनट लगता था, अब जो है 10 मिनट में आपको जो है बांद्रा से वोरली आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी इन मुंबई। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, मान के चलो कि कहीं जाने में तुमको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों का वेस्ट है ना। अब इससे क्या होगा, टाइम और पैसा दोनों बचेगा, तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, और कनेक्टिविटी भी लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, आपको दो चीज पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पे, ठीक है, और दूसरा जो शॉर्ट नोट्स लिखना था वो वाटर प्रोविजनिंग पे लिखना है। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, वाटर प्रोविजनिंग जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन देखते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति होता है, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति होता है। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो इसमें हम लोग क्या किए थे, हमारा जो भी ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम था उसको खत्म करके नया नया टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स लाया गया था। कहाँ पे, खेती करने के लिए जो है नया नया टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी लाया गया था। हमारा जो पुराना फार्मिंग था सिस्टम उसको खत्म किया गया था। ठीक है, क्योंकि पहले जब हल चलता था तो उसमें जोतने में टाइम लगता था, अब ट्रैक्टर का प्रयोग करके हम लोग खेत जोतते हैं, तो हम लोग जो है कम समय में ज्यादा खेत जोत लेते हैं। बात समझ गए ना। इसमें जो है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में कुछ कुछ इनोवेशन भी आया था, जैसे कि क्रॉप रोटेशन बताया गया कि भैया आप जो है एक ही तरह का फसल नहीं उगाइए, फसल को बदल बदल के उगाइए। ठीक है, नया नया ब्रीडिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, मतलब कम अति में ज्यादा पैदावार हो सके, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल किया गया। ठीक है, बहुत सारा मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, ट्रैक्टर वगैरह आया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया लेड बाय साइंटिस्ट लाइक एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया किसके गया था, ये आप याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स को मार्केट में लाया था। ठीक है, क्या लेकर आया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड लेकर आया था। हाई यील्डिंग वेराइटी करने का मतलब क्या हो गया, कि कम में ज्यादा पैदावार देने वाला अनाज या फसल वो लेकर आया था। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वो लेके आया था, कि भैया जो है आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, मतलब ओवरऑल जो है आपको क्या किया गया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम किया गया। किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो है क्रॉप्स का, फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए जो है नया नया टेक्नोलॉजी टेक्निक्स लाया गया। ठीक ना, तो वो आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो गया। करवाने वाले कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा वाटर प्रोविजनिंग। वाटर प्रोविजनिंग क्या होता है, वाटर प्रोविजनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ क्लीन वाटर फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर के लिए। आपको क्या करना है, सेफ क्लीन वाटर पहुंचाना है, किसके लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए, मतलब इंसान तक जो है हम लोग साफ सुथरा शुद्ध पानी पहुंचा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर प्रोविजनिंग कहलाता है। ठीक है, हम लोग जो है पीने का साफ सुथरा सेफ और क्लीन पानी पहुंचा सके, वो हमारा क्या है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर प्रोविजनिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरह तरह का चीज करते हैं, जैसे कि हम लोग जो है रिजर्वायर वगैरह बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, पाइपलाइंस वगैरह बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोग इसमें बनाते हैं। इफेक्टिव वाटर प्रोविजनिंग इंश्योर्स एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सैनिटेशन एंड इरिगेशन। क्या कह रहा है कि हम लोग जो इफेक्टिव वाटर प्रोविजनिंग में क्या करते हैं, कि शुद्ध पानी जो है इंसान तक पहुंचाते हैं, सैनिटेशन के लिए पानी बढ़िया मिल सके, इरिगेशन के लिए पानी ठीक ठाक मिल सके, साफ पानी मिल सके, ये सब चीज का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिसैलिनेशन, वाटर रिसाइकलिंग, ये सब पे भी हम लोग काम करते हैं, किसमें, वाटर प्रोविजनिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इंडिया में जो है ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या मोड है।
ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी वन फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा इंडिया में जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो क्या है, ये तो हर कोई जानता है, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है और पाइपलाइन है। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक एक्सप्लेन करना है फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो फ्यूचरिस्टिक पर्पस में हम लोग जो है क्या बता रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो आपका हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इज इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये जो है इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया गया है जापान के साथ कोलैबोरेशन करके। प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट मुंबई एंड अहमदाबाद। इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो है मुंबई और अहमदाबाद को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो डिस्टेंस है 508 किलोमीटर का, ठीक है, वो हमारा 2 से 3 घंटा में पूरा हो सके, जो कि पहले 7 से 8 घंटा लगता था। ठीक है, जो कि हमारा जो है पहले 7 से 8 घंटा लगता था, अब 2 से 3 घंटा में 508 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग पूरा कर सके और मुंबई और अहमदाबाद को क्या करें, आपस में कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यानी कि हम लोग का प्रोजेक्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। यही हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है वो हमारा कौन सा टेक्नोलॉजी है, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है सिंकासेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, जो कि टेक्नोलॉजी कहाँ का है, जापान का है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है वो हमारा कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, सिंकासेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, जो टेक्नोलॉजी कहाँ का है, जापान का है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी हमारा किसके लिए जाना जाता है, स्पीड, सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। तो ये आप टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया वो सिंकासेन टेक्नोलॉजी है, जो जापान का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, स्पीड, सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेनिफिट्स का बात किया जाए तो प्रोजेक्ट विल रिड्यूस ट्रेवल टाइम। ये जो बेनिफिट का बात है अभी तुरंत आपको बताएं, 2 से 3 घंटा में आप जा सकते हैं, तो ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड रिड्यूस कंजेशन एंड एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। कंजेशन को कम करेगा, यानी कि भीड़ जो है, भीड़ भाड़ वाला इलाका उसको कम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन रूट को बढ़िया बनाएगा, वो सब पे हमारा जो है काम करेगा। ठीक, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का अगर बात किया जाए कि इससे जो है हमारा पर्यावरण पे क्या क्या असर पड़ेगा, तो द हाई स्पीड रेल विल पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हाई स्पीड रेल है इसको कौन पावर करेगा, ये हमारा बिजली पे चलेगा रेल। ठीक है, हेल्पिंग रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन कंपेयर टू रोड एंड एयर ट्रेवल। हमारा जो है जिस वजह से कार्बन का इमिशन कम होगा और रोड और एयर ट्रेवल में की तुलना में हमको जो है ज्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पे। 7 का भी क्या कहता है, लिस्ट 7 मेजर्स टू बी टेकन एज ए सिविल इंजीनियर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी आम लोग हैं, ये जो भी जनता है, उसका क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सिविल इंजीनियर क्या क्या सुविधा दे रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन देता है। ठीक है, इंश्योर ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स अबाउट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कॉस्ट एंड पोटेंशियल चैलेंजेस। हमारा जो जनता है जिसको कि हम लोग, जिसके लिए हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए किसी को घर बनवाना है। ठीक है, तो घर बनवा रहे हैं तो हम लोग एज इंजीनियर क्या करेंगे, उसको घर का प्रोग्रेस बताते रहेंगे, क्या खर्चा पड़ेगा उसके लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, घर बनवाने में उसको क्या क्या दिक्कत आने वाली है वो सब चीज़ उसको हम लोग एडवांस में बता देते हैं। एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स करने का मतलब जो है, अगर किसी को घर वगैरह बनाना या कोई भी तरह कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हम लोग बता देंगे कि हम लोग जो है कितना सा क्वालिटी हम लोग उसको दे सकते हैं, ताकि वो आप पे जो है ट्रस्ट कर सके। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करेंगे तो कोशिश करेंगे इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो और इन्वायरमेंट को भी फायदा हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइमली कंप्लीशन करेंगे। टाइमली कंप्लीशन मतलब हमारा जो भी स्टेक होल्डर का डिमांड है, ठीक ना, जैसे हमको कोई बिल्डिंग बनाने दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रोजेक्ट हमारा जो है कंप्लीट हो सके शेड्यूल टाइम पे, ताकि हमारा डिले और मिनिमाइज फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सके। हमारा डिले नहीं हो और लोगों पे जो फाइनेंशियल बर्डन उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एसेज एंड मिटिगेट्स रिस्क टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। ठीक, हम लोग जो है क्या करेंगे, पहले से ही प्लानिंग करेंगे ताकि हमारा जो है सेफ्टी मेंटेन रहे, और अगर भविष्य में कोई भी तरह का इशू हो सकता है तो वो चीज़ हम लोग पहले से कंट्रोल करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, भविष्य में अगर कभी भूकंप आएगा तो हमारा जो है बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। कंटिन्यूअस फीडबैक। कंटिन्यूअस फीडबैक मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे,
कंटिन्यूस फीडबैक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, मतलब जो हमारा क्लाइंट है, जो कि हमारा क्या है, स्टेक होल्डर है, उससे हम लोग जो है बार बार फीडबैक लेते रहेंगे, आपका काम सही से चल रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, इसमें कुछ और अच्छा क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग उससे समय समय पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा लेबर वगैरह है उसको हम लोग बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह देते रहेंगे, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया काम कर सके, उसको सेफ्टी का तरीका बताएंगे, क्वालिटी इंप्रूव करने का तरीका बताएंगे, वो सब काम कर सकेंगे। तो एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग ये 7 काम करेंगे। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आप याद रखिएगा कि एज ए सिविल इंजीनियर अगर आपको किसी के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो आप क्या क्या उसको सुविधा दे सकते हैं। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, लिस्ट वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन एनी फोर इन डिटेल। ये देखो सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जब बात करेगा तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा। मतलब ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो कि हमारा, जिसके लिए हमको क्या करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मतलब प्रकृति में वो जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो सब आपका क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। इसमें से किसी 4 को डिटेल में बताना है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स में सबसे पहला सोलर एनर्जी, धूप प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हवा भी पाया जाता है, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के सरफेस में जो हीट ट्रैप है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जियोथर्मल। तो आप जानते हैं टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब जो है हमारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें से हम लोग जो है एक एक 4 को डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले सोलर एनर्जी को देख लेते हैं। सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी कहने का मतलब जो है हमारा धूप हो गया, ठीक है, यानी कि हम लोग जो सनलाइट है उसको कैप्चर करेंगे, किस कैप्चर करेंगे। अभी जो है सोलर एनर्जी के लिए सबसे अच्छा हमारा क्या है, सोलर प्लेट लग रहा है, ठीक है। सोलर प्लेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, दिन में सोलर प्लेट चार्ज होता है, रात में उससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी के बारे में सबसे बड़ा बात क्या है, एबेंडेंटली एंड वाइडली अवेलेबल। धूप तो सब जगह अवेलेबल है और प्रचुर मात्रा में, धूप कभी खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, खास करके सनी रीजन में। इसमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आता है, इसको इंस्टॉलेशन वगैरह करना भी आसान है, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी देता है, ठीक। लिमिटेशन मतलब सोलर एनर्जी का क्या लिमिटेशन है, मतलब इससे क्या नुकसान हो सकता है। जैसे मान के चलो अगर वेदर कंडीशन तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक है, यानी कि सनलाइट का इशू वगैरह है, मान के चलो बरसात का मौसम है, बारिश उरिश पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या हो सकता है कि नुकसान हो सकता है। धूप नहीं निकलेगा तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, मतलब शुरू में इसको लगाने में जो है थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, सोलर पैनल सब बिछाने में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसका लिमिटेशन हो गया, ठीक। तो पहला हो गया सोलर एनर्जी। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, वो दूसरा क्या है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब हवा का एनर्जी। देखिए विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, विंड एनर्जी मतलब हवा का एनर्जी। ये कैसे होता है, कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, विंड का काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। किसके मदद से, विंड टरबाइन की मदद से, ठीक है, पवन चक्की जिसको आप हिंदी में कहते हैं, पवन चक्की की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हवा का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बदल देते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। बात समझ में आ गई। इसका पोटेंशियल मतलब ये हमारा क्या क्या कर सकता है, हमारा जो भी बहुत सारा जो क्या कहते हैं एरिया है, जहाँ पे हमारा जो है विंड मिल हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, या विंड टर्बाइंस जो है आसानी से लगा सकते हैं, तो वहाँ पे जो हमको सस्ता में बिजली बनना आसान हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड सब में जहाँ पे हम लोग जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑफशोर लोकेशन है वहाँ पे हम लोग जो है विंड मिल सबका लगाएंगे, और वहाँ पे हम लोग जो है बिजली मुफ्त में बना सकते हैं। खास करके आपका जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, उधर जो है समुद्री इलाका सब जो उधर देखिएगा विंड मिल सब ज्यादा लगा रहता है। इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा, विंड टरबाइन जो है नॉइजी होता है। बात समझ में आ रही है, हमारा जो ये पवन चक्की चलता है वो बहुत ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ, ये स्पेशली बर्ड सबको नुकसान पहुंचता है, उस सबको आवाज से इरिटेशन होता है। एनर्जी जनरेशन इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब हमारा हमेशा जो है विंड का स्पीड एक समान नहीं रहता है, कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है, तो इसलिए एनर्जी जनरेशन इसमें क्या होता है, इनकंसिस्टेंट देखने को मिलता है। अगला हमारा क्या है, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी हमारा क्या है, सबसे पहले ये समझिए, बायोमास एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड, क्रॉप रेसिड्यू से आता है हमारा बायोमास एनर्जी। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोफ्यूल्स, ठीक है। हमारा जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, जैसे कि मान के चलो तुम गेहूं तैयार करते हो,
ठीक ना। गेहूं तैयार करने के बाद जो भी वेस्ट बच गया या फिर पेड़ पौधा सूखने के बाद जो लकड़ी वगैरह बच गया, वो सबको तुम जला सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो प्राकृतिक पेड़ पौधा है या कोई भी तरह का चीज है जिसको हम लोग जला सकते हैं, जिससे हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। पोटेंशियल का अगर बात किया जाए तो इससे हमारा क्या होगा, रिड्यूस वेस्ट बाय यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय प्रोडक्ट। जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल का बाय प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करके हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को। कार्बन न्यूट्रल व्हेन सस्टेनेबिलिटी मैनेज्ड एज प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है। हमारा जो है प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रोथ के समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जिससे हमारा क्या हो सकता है, कार्बन इमिशन मैनेज हो सकता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास। हमको जो है लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास चाहिए, विच में लीड टू डिफॉरेस्टेशन इफ नॉट मैनेज सस्टेनेबली। ठीक है। हमको जो है लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास चाहिए, जिससे कि हमारा क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया गया। प्रोड्यूसेस इमिशंस व्हेन बर्न्ड। जब हम लोग इसको जलाते हैं तो हमारा जो बहुत सारा इमिशन प्रोड्यूस होता है, लोअर देन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। लास्ट हमारा है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब, जियो मतलब हो गया अर्थ, थर्मल मतलब हो गया हीट। ठीक है। तो अर्थ के सरफेस में जो हीट है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो आपका क्या कहलाएगा, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज जनरेटेड बाय टैपिंग इनटू हीट स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस। धरती के सतह के नीचे जो हमारा हीट स्टोर होता है, ठीक है, उसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हमारा वॉल्केनिक रीजन्स में ये आसानी से देखने को मिलता है। प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स। हम लोग को जो है ये कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट और रिलायबल मतलब भरोसेमंद एनर्जी का सोर्स है। कौन सा, जियोथर्मल एनर्जी हमारा जो है एक हमारा कांस्टेंट और भरोसेमंद रिलायबल एनर्जी सोर्स है। मतलब इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हवा या सूर्य का रोशनी को हम लोग एज ए एनर्जी मानते हैं, उसी तरीके से आप जो है जियोथर्मल एनर्जी को भी मान सकते हैं। क्योंकि एक चीज कंफर्म रखिए कि हमारा जो है धरती के अंदर हीट तो हमेशा रहेगा, ये खत्म होने वाला चीज है ही नहीं। ठीक है। जो चीज खत्म नहीं होगा तो वो आपको क्या है, भरोसेमंद है। बात समझ में आ रही है। लिमिटेशंस का अगर बात किया जाए, लिमिटेड टू स्पेसिफिक जियोलॉजिकल लोकेशंस वेयर जियोथर्मल रिसोर्सेज आर एसेसेबल। ठीक है। तो एक चीज देखिए कि जियोथर्मल रिसोर्सेज जो है ना आपको सब जगह नहीं मिलता है। ठीक है। हर एक जगह धरती जो है पूरा गर्म नहीं होता है, कुछ लिमिटेड जगह ही गर्म होता है। बात समझ में आ रही है। इसको लगाने में हमारा जो है शुरू में खर्चा ज्यादा आता है। ठीक ना। इसको आपको जियोथर्मल प्लांट वगैरह लगाने में, ड्रिलिंग वगैरह में हमारा जो है खर्चा बहुत ज्यादा आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तीन को दिया हुआ है, तीन में से किसी दो पे आपको नोट लिखना है। तो सबसे पहला, इम्पैक्ट एंड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इम्पैक्ट है और क्या क्या कारण है। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या, पहले समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब का एक्यूमुलेशन होता है। मतलब ये लोग आके इकट्ठा हो गया। इस इकट्ठा होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या बोल रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब का मात्रा जो है बढ़ गया। मतलब ये सब आके इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जिस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। ठीक। अब ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या हो गया, ये तो आपको पता चल गया कि हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस बन रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जा रहा होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग बन किसकी वजह से रहा है, बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल्स। हमारा जो भी फॉजिल फ्यूल्स है, जैसे कि कोयल, ऑयल, गैस, ये सब चीज को हम लोग बर्न करते हैं, जिससे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। अगर हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं तो हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करने वाला ही कोई नहीं है। तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, फाइनली ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में मेनली हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में हमारा मेनली क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब ये टेम्परेचर क्यों राइज कर रहा है सर, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैस कैसे होता है, मतलब हम लोग जो है कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा क्या हो रहा है, हीट बढ़ रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो आपको उसको कंट्रोल करना है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, आप जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो फैक्ट्री से धुआं वगैरह जो निकल रहा है, उससे भी हमारा क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से हमारा जो नया नया टेक्निक आ गया है, जिससे हम लोग जो है ऐसा ऐसा फर्टिलाइजर मतलब उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारा मिट्टी का क्वालिटी खराब हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इम्पैक्ट का अगर बात किया जाए, राइजिंग सी लेवल, ग्रीन हाउस की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल हमारा बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहा है। ठीक है, ग्लेशियर्स हमारा पिघल रहा है और सी लेवल हमारा क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर क्या कर रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब आपका यूरिकेन्स देखने को मिल रहा है, ड्राउट, सुखाड़, हीट वेव्स वगैरह देखने को मिल रहा है, वाइल्ड फायर्स वगैरह देखने को मिल रहा है। किसके वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वाइल्ड फायर्स मतलब बड़ा बड़ा जंगल में जो है आग लग गया है। ठीक है, हीट वेव देखने को मिल रहा है, सुखाड़ पड़ गया है। ये सब चीज जो है हमारा किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से जो है इकोसिस्टम हमारा खराब हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारा स्पीसीज जो है विलुप्त हो गया है। ठीक है, हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज्ड हीट एंड एयर पॉल्यूशन। हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया और एयर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से हम लोग को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल मैट्रिसेज एंड मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मैट्रिसेज एंड मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। Environmental matrices and quantitative indicators used to assess the environmental performance of various activities. Monitoring these matrices help in sustainable management and policy making. मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा पर्यावरण पे जो भी तरह का घटना घट रहा है जिससे कि हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, या उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो है एक मानक तय करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल मैट्रिसेज एंड मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, कि हम लोग तय करेंगे कि हमारा जो है किस चीज का मात्रा क्या रहेगा, उसको कम कैसे किया जा सकता है, कोई बढ़िया चीज है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हमारा जो भी ये ग्रीन हाउस गैस है उसका इमिशन कम हो, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वाटर फुटप्रिंट पे काम करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय इंडिविजुअल। ठीक है, वाटर फुटप्रिंट पे काम करेंगे, हमारा जो है कितना वाटर खर्च हो रहा है। ठीक, उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हम लोग काम करेंगे, हमारा जो है हवा का एयर क्वालिटी जो है मेंटेन रहे। ठीक है, ये सब चीज पे भी हम लोग काम करेंगे। एनर्जी इफिशियंसी का बात करेंगे, ट्रैक्स द एनर्जी कंजम्पशन रिलेटिव टू आउटपुट। हमारा जो है एनर्जी कितना कंजम्पशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो सब चीज पे भी हम लोग ट्रैक करेंगे। एक्चुअली इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स और मॉनिटरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रकृति पे असर पड़ रहा है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं, मतलब देखते हैं कि कितना मात्रा में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का मकसद क्या है, मतलब इससे फायदा क्या होता है, कंप्लायंस देखने को मिलेगा, इंश्योर्स एडहेरेंस टू इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में हमको मदद मिलता है, फिर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद मिलता है। ठीक ना, पब्लिक अवेयरनेस में भी आपको फायदा होगा। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर आपको मालूम चल जाए कि हमारा जो है एयर का क्वालिटी खराब हो रहा है पर डे, ठीक है, और किस एक्टिविटी की वजह से हो रहा है वो भी आपको मालूम चल जाए। जैसे कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो एयर क्वालिटी खराब होने का कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब हर आदमी के पास अपना कार है और हर एक कार जो है भारी मात्रा में धुआं छोड़ रहा है। ठीक, तो इससे बचने के लिए क्या कहा गया, कार पूलिंग कीजिए आप। ठीक ना, मतलब एक ही एरिया से जो है अगर आदमी जा रहा है तो वो एक ही कार में सब आदमी चले जाइए। चार आदमी अगर एक एरिया से निकल रहा है तो चारों आदमी एक ही कार में चले जाइए, ये नहीं कि अलग अलग कार लेके जाइए। बात समझ में आ रही है? या फिर आपको कहा जाएगा कि आप पब्लिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मदद लीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मदद लीजिए मतलब आपको जो है बस ऑटो ये सब का मदद लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वो सब चीज हम लोग जो है जानकारी देंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसको कंट्रोल करने में हम लोग कुछ ना कुछ मदद लेते रहेंगे। रिहेबिलेशन ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स कर रहा है, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को रिहेबिलेट कीजिएगा, किसके वजह से, एग्जांपल्स के वजह से। मतलब हमारा जो भी पौराणिक संपत्ति है, ठीक है, उसको आपको बचाना भी है। ठीक, तो the rehabilitation of heritage structures involves restoring the preserving old and cultural significant buildings to retain their historical value। इसमें हमारा करते क्या है, आपको ऊपर ऊपर बात बताते हैं, इसका लैंग्वेज सब पढ़िएगा ना, बहुत दुख दर्द देगा। जैसे हमारा ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है। ठीक है, तो कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, ये सब चीज का हम लोग क्या करते हैं,
ये सब चीज को हम लोग जो है इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ठीक ना, इम्प्रूव करने का मतलब उस वो चीज जो है हमारा धरोहर बना रहे। ठीक ना, धरोहर हमारा बना रहे, उस पर हम लोग काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। ठीक, उसको हम लोग समय समय पे क्या करेंगे, साफ करेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देखेंगे कि कहीं वो कमजोर पड़ के गिर ना जाए। ठीक है, उसको हम लोग सही से साफ करते रहेंगे ताकि उसका जो है हमारा चमक बना रहे। ठीक ना, तो मेनली इसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्बल का क्लीनिंग करते हैं, उसका स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, उसको इन्वायरमेंट से कोई खतरा नहीं हो, ये सब चीज पे हम लोग जो है ध्यान देते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। कल्चरल प्रिजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक ना, आपका जो है जो भी पौराणिक संपत्ति है या आर्किटेक्चर है उसको आप बचा के रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमारा जो है क्या देखने को मिलता है, कल्चरल प्रिजर्वेशन देखने को मिलता है। हमारा जो भी पौराणिक संपत्ति है, जो हमारा धरोहर है, वो सब हमारा क्या है, बचा हुआ है। बचा हुआ है मतलब लोग आने वाले साल तक भी इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे और साथ में साथ हमारा क्या होगा कि इससे हमारा जो है टूरिज्म बूस्ट होगा। ठीक है, टूरिज्म बूस्ट होगा मतलब जब उसको लोग देखने आएंगे तो उससे हमारा क्या होगा, टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा, कुछ पैसा वैसा भी आएगा। ठीक है, और लोग जो है सालों साल याद करेंगे, अच्छा ताजमहल कैसा दिखता था, लाल किला कैसा दिखता था, कुतुब मीनार कैसा दिखता था, वो सब चीज़ जो है लोग याद करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल यूज के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग। इंस्टेड ऑफ डिमोलिशिंग एंड रीबिल्डिंग, रिहेबिलिटेशन अलाउज एडेप्टिव रीयूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड रिसोर्स यूज। ठीक, इसको अगर हम लोग बार बार बचाने का काम करेंगे तो हमको नया बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये जो है सालों साल तक दिखता रहेगा और टिकता रहेगा। Rehabilitation of heritage structures requires careful planning, skilled craftsmanship, and use of compatible materials, retain historical accuracy। ठीक है, तो ये सब चीज आपका क्या हो गया, कुछ बता दिया गया है, ऊपर ऊपर हम समझा दिए, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये पेपर हमारा क्या है, ये पेपर हमारा फुल्ली थ्योरी है। ठीक है, ये पेपर हमारा क्या फुल्ली थ्योरी पेपर है। ठीक ना, तो आपको इसको समझने में मे भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि थ्योरी पेपर उतना हम लोग को इंटरेस्ट मेंटेन नहीं हो पाता है। लेकिन एग्जाम है तो आपको ये सब चीज़ देख के जाना ही पड़ेगा, और इसका टॉपिक सब भी थोड़ा अटपटांग था तो इसलिए थोड़ा इशू हो सकता है। कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लीजिए गौर से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर सब्जेक्ट को समझ के जाना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा, और तभी आपका जो है नंबर आएगा, स्कोर अच्छा आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा ही। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और आप हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा काम का लिंक मिल जाएगा, या कोई भी अपडेट होगा तो वो आपको मिल जाएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। गुड लक एवरीवन।